साथियों, बंगाल में ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की हार सिर्फ एक साधारण राजनीतिक हार नहीं है। ये वहाँ पर लोगों का एक आइडियलिज्म का शिफ्ट है, या फिर यूँ कहें कि लोगों का एक तरह से मेंटल शिफ्ट है। क्योंकि बंगाल का पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो जो भी वहाँ पर सत्ता में आता है वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन उस लंबे समय रहने के दौरान वो किस तरह का रिस्पेक्ट अपने लिए बना पाता है, ये तय करता है कि आप राजनीति में कितने प्रासंगिक रहेंगे। ममता बनर्जी 15 सालों तक वहाँ मुख्यमंत्री रही और नो डाउट कि वो बंगाल की एक सबसे मजबूत महिला मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से परे नहीं रहा। लगातार विवादों से घिरी रही और सेंटर के साथ उनका जो रार था वो जग जाहिर था। अब 2 दिन पहले हमने देखा कि वो एक वकील के वेशभूषा में हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं एक केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तभी वहां पर इकट्ठा होकर वकील उनसे बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगने लगते हैं, और जब वो नहीं दिखाती हैं तो वहां पर चोर चोर के नारे लगने लगते हैं। आप इस बात को समझिए कि जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहता है उसको इस तरह से चोर कह के बुलाया जाता है, और इतनी बड़ी लॉबी के द्वारा वहाँ पर उनको रिजेक्ट किया जाता है। ये कमोबेश ये स्थिति सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं है, ये स्थिति पूरे बंगाल की है। जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ पर आम लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आए दिन सड़कों पर दिख रहा है। यानी जो डेमोक्रेसी है, जो सत्ता में होता है, ये डेमोक्रेसी उसके अधीन हो जाती है। ये ममता बनर्जी का 15 साल का कार्यकाल उसका जीता जागता उदाहरण है। विपक्ष इंडिया गठबंधन के माध्यम से ममता बनर्जी में अपने मजबूती को तलाशता था, लेकिन जो बंगाल की डेमोग्राफिक सिचुएशन है, यानी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें लगातार बदलाव हो रहे थे। बदलाव इन द सेंस कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगातार वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। लगातार वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे थे, और यही कारण था कि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 30% तक पहुँच गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कई बार बंगाल के उस इलाके को फेंसिंग करने की बात की गई जहां से बांग्लादेश से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा लगातार इसको इनकार किया जाता रहा, इसको रिजेक्ट किया जाता रहा। और बंगाल का चुनाव 15 सालों में एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया जहां पर मुसलमान एकजुट होकर ममता बनर्जी के लिए वोट करने लगे थे, और ममता बनर्जी भी एक तरह से उनके वोटों की रिस्पेक्ट करते हुए उनको वो प्राथमिकता भी देती थी। जैसे दुर्गा पूजा पर बैन लगा देना, या दुर्गा पूजा के पंडालों में काबा बजवा देना, या इस्लामिक धार्मिक गीत बजवा देना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, और इसको सेकुलरिज्म की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। लेकिन अगर इससे ठीक इसका उलट कर दिया जाए, यानी मस्जिदों में अगर हनुमान चालीसा बजा दिया जाए, या इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर अगर हनुमान चालीसा बजा दिया जाए, या कोई हिंदू रीति रिवाज की चीज़ें कर दी जाए, तो पूरे देश में भूचाल आ जाता। तो एक तरह से बंगाल में मुस्लिम पोलराइजेशन अपनी पीक पर था। अब यूँ कहें कि बंगाल में जो 30% मुसलमानों की आबादी थी, उनको विकास से मतलब नहीं था, उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं था, किसी चीज़ से मतलब नहीं था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जो आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में लागू था, यानी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी भी व्यक्ति को मिलता, वो बंगाल में कभी लागू ही नहीं हो पाया, क्योंकि ममता बनर्जी को वो पसंद नहीं था। और ऐसी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जो बंगाल में आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, और वहाँ पर लगातार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन का नंगा नाच चल रहा था। जैसे रामनवमी के ऊपर पथराव कर देना, दुर्गा पंडाल के ऊपर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाना, या फिर अगर आर्मी वहाँ पर जा रही, चूँकि वो एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते वहाँ पर बीएसएफ भी होती है, वहाँ पर आर्मी का भी जाना होता है। हद तो तब हो गई जब आर्मी की गाड़ी रोकी गई और आर्मी वालों पर भी मुकदमा कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कहीं न कहीं बंगाल में चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज़ को पार कर चुका है। यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सीमाएँ क्या हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, उससे कोई मतलब नहीं रहा। और यही कारण है कि ममता बनर्जी की हार सिर्फ एक हार नहीं हुई, बल्कि उनके राजनीतिक करियर का खात्मा हो गया। जिस तरह से उनको करारी शिकस्त मिली हो, जिस तरह से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जिस तरह से आम आदमी अपनी भावनाओं को वहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको देखकर तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है कि बंगाल चुनाव एक चुनाव न होकर शतरंज का खेल हो चुका था, और भारतीय जनता पार्टी इस शतरंज के खेल को जीतने के लिए लगातार चेक और मेट तक पहुँच रही थी। लेकिन फाइनली उसने चेकमेट कर दिया और ममता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आगे का बंगाल का पॉलिटिक्स क्या होगा? ठीक वैसा ही होगा जैसे अब तक होता आया है।
यानी ममता के शासन में जहां मुस्लिम पोलराइजेशन होता था, शुभेंदु अधिकारियों ने साफ साफ बात कहा कि जो हमको वोट किया है हम उसके लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास बंद, जो बीजेपी के साथ है उसका विकास होगा। और कहीं ना कहीं उनकी बातें जिस तरह से बंगाल में चुनावी पॉलिटिक्स होता था प्रासंगिक भी नज़र आती हैं, क्योंकि जब 30% आबादी एक सूत्रीय एक होकर सिर्फ धर्म के नाम पर टीएमसी को वोट करता था, तो क्या उसे कोई हक बनता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए कोई उम्मीद करे? और न सिर्फ वोट करता था बल्कि टीएमसी के कई नेताओं के घर में 100 की संख्या में जिंदा बम बरामद किए गए। अभी जो घर है उसके नीचे तहखाना बना हुआ है और सोने के बिस्तर लगे हुए हैं, यानी भ्रष्टाचार चरम पर था। और चुनाव में हार और जीत तो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 बार चुनाव हारी, लेकिन जो एक सोशल एक्सेप्टेंस होता है, जो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पर जो एक रिस्पेक्ट होता है, वो समाजवादी पार्टी का रिस्पेक्ट, चाहे वो रेलेवेंस अभी भी बना हुआ है। अभी पिछले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को भी शिकस्त दे दिया, लेकिन बंगाल की स्थिति इसके ठीक उलट है। जिस तरह से ममता बनर्जी की हार हुई है और जिस तरह से बंगाल में लोग खुलकर उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि ममता और तृणमूल कांग्रेस का काम वहाँ पर लगभग समाप्त हो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब एक शतरंज खेल रही है और उस शतरंज में भले ही वो समय लेते हैं, लेकिन वो जीत का फॉर्मूला क्रैक करना उनको अच्छे तरीके से आ गया है। और यही कारण है कि बीजेपी जब भी किसी स्टेट में जीतती है तो पहले सामने वाले का सुपड़ा साफ कर देती है, दूसरा कि सामने वाला पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक रूप से इररिलेवेंट होता चला जाता है। आप इसका उदाहरण गुजरात से ले सकते हैं, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मैं हाई स्कूल में था तो वहाँ इस तरह की चीज़ें चलती थी कि यार हम बीजेपी को वोट तो कर देंगे पर क्या फ़ायदा, बीजेपी जीतेगी ही नहीं। तो इस तरह का एक नैरेटिव था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए वो सत्ता में नहीं आने वाली है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता से जाने वाली नहीं है। तो ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक तरह से शतरंज का खेल है और इस खेल को जीतने और बने रहने का हुनर भारतीय जनता पार्टी को आ गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक स्टेट्स अपने नाम करते जा रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 20-25 सालों के लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो खुद भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल फूट ही हरा सकती है। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण के ऊपर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।